गुड इवनिंग। कैसे हो सब बाकी लोग? आज हमने न्यू स्टार्ट करना है जिससे सब लोग डरते हैं। वीसीएस वोकेशनल हमारा चैप्टर क्या पूरा का पूरा सिलेबस है, पूरा एक टॉपिक है आप लोगों का। एक बार देखो बाकियों को भी, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली वीसीएस के बारे में क्या पता है तुम लोगों को? क्या होता है वीसीएस, कुछ पता है? इंस्टीट्यूट में कभी सुना हो? सिलेबस भी नहीं पता इसका? ओके चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो प्रैक्टिकल भी रहता है इसमें हमारा और थ्योरी भी रहता है। ये आप लोगों का सिलेबस है। पर्सनली ये सिलेबस मैं आप लोगों को आपके ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है। तो सिलेबस ऑफ अब एक दिन आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम ये वीसीएस होता क्या है, पर्टिकुलरली वीसीएस की जो फुल फॉर्म होती है अभी तक वही नहीं पता। सो वी फॉर वोकेशनल, वोकेशनल मतलब आप लोगों का जैसे स्किल का होता है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग ही बोलते हो आप लोग, CITS कर रहे हो है ना। एंड सी फॉर कैलकुलेशंस, मतलब इसके अंदर कैलकुलेशंस भी आती है हमारी। एंड साइंस, और साथ के साथ क्या आता है, साइंस आता है। जैसे POT प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग आप लोगों ने किया है, POT प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, वो क्यों किया जाता है? यस अभी तक हमने कितने सारे चैप्टर्स यूनिट्स कर लिए, क्यों करा हमने, क्यों किए जाते हैं, क्या समझ में आया बताओगे? सिर्फ इसलिए ताकि हम इंस्ट्रक्टर बन सके, हमें इंस्ट्रक्टर के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। फिर ये VCS क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर साइंस भी है। मतलब साइंस का मतलब क्या हो गया, मैं हमेशा बोलती हूँ लॉजिक्स हैं, साथ के साथ कैलकुलेशंस है। आप इंस्ट्रक्टर बनते हो, आप लोगों को कुछ स्किल्स के अंदर महारत हासिल होनी चाहिए। आपका इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या हो गया कि आप एक टीचर हो, आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को गाइड कर रहे हो। अब आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आप लोगों को। तो अब उनको क्या करना पड़ता है, देखो आप लोगों से बात करना पड़ता है। अभी ना मैं पूरा का पूरा सिलेबस दिखाती हूँ, और सिलेबस के साथ अब किसी भी चीज़ को देखो शुरू करने से पहले आप बोलोगे कि इतना एक्सप्लेन क्यों, सीधा हम पढ़ क्यों नहीं रहे। मेन मुद्दा हमारा ये है कि अगर हमें यही ना पता चले कि इसको कर क्यों रहे हैं, हर चीज़ का वाई पता होना बहुत ज़रूरी है, तो तब तक आगे चलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस मतलब आपको मैथ्स भी करना पड़ेगा, कंप्यूटर भी करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप भी करनी पड़ेगी। ये आगे जाके देखते हैं कि हर चीज़ क्यों क्यों करनी पड़ेगी और क्या क्या। सो बेसिकली अगर मैं सिलेबस की यहाँ पर बात करती हूँ तो सबसे पहले VCS आपका वोकेशनल कैलकुलेशंस एंड साइंस है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रैक्टिकल भी आप लोगों को मिलता है और थियोरेटिकल भी मिलता है, मतलब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पार्ट आपके इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं। प्रैक्टिकल होता है जिसके अंदर भी मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे चांस रहते हैं बच्चों के कि वो क्लियर नहीं कर पाते ड्यू टू सम ऑफ द रीजंस, लेकिन थ्योरी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज सॉफ्ट स्किल? यस अब सॉफ्ट का मतलब नर्म होता है, स्किल का मतलब क्या होता है, हमेशा बोलती हूँ हाथ से रिलेटेड स्किल्स, आपके काम से रिलेटेड। तो यहाँ पर भी हम ऐसी चीज़ करेंगे कि भाई आप लोगों की बातचीत करने का तरीका, आप लोगों की अपनी पर्सनैलिटी, जैसा आप दूसरों को दिखा सकते हो या आप जैसा खुद हो। सो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे थ्योरी का सिलेबस इसका। तो कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग स्किल्स। अच्छा ये बताओ कम्युनिकेशन की क्या ज़रूरत है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए? मेन चीज़ क्या होती है,
इंटरएक्शन, इंटरेक्शन मतलब बातचीत, दो जने आपस में बात कैसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं इसमें। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। मैं दोबारा से एक बहुत ही बेसिक बात तुमसे दोबारा पूछने जा रही हूँ। मैंने इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी, क्या होती है वो? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्टिव बनती है? कम्युनिकेशन में ऐसी क्या चीज़ जुड़ जाती है जो उसको इफ़ेक्टिव बनाती है? हम लोग इस टाइम बात कर रहे हैं और अच्छा ये बताओ, इलॉजिकल बात क्या इफ़ेक्टिव नहीं होगी फिर? क्या चीज़ होगी इफ़ेक्टिव? कैसे इफ़ेक्टिव बनेगी? अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हम क्लास कर रहे हैं, तो क्लास के अंदर हमारी कन्वर्सेशन हो रही है। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप उस चीज़ का मेरे को जवाब दे रहे हो, फिर उसके बाद मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रही हूँ। सो हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको क्या हम इफ़ेक्टिव बोल सकते हैं अभी जो हम बातचीत कर रहे हैं? पहला तो ये क्वेश्चन कि अभी जो हम बात बिल्कुल बोल सकते हैं, इसका मतलब हमारा आंसर है यस। अब ये बताओ कि ये क्या इफ़ेक्टिव है? ये आपने बोला हाँ है। कैसे पता चला कि ये इफ़ेक्टिव है? इसका मतलब यस, फीडबैक, नो, एक ही वर्ड समझ में आ रहा है, आप आंसर कर रहे हो, ये मेन चीज़ है कि आप लोग आंसर कर रहे हो। आंसर मीन्स फीडबैक। जब भी फीडबैक मिलेगी किसी भी कम्युनिकेशन को, तो वो कम्युनिकेशन क्या कहलाएगा? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर भी यही बात कर रहे हैं कि भाई अभी एक और चीज़ दोबारा से बोल रहे हो और बार बार बोलूँगी इस बात को कि जब आप किसी भी चीज़ के सिलेबस को अच्छे से समझ लेते हो तब ही आप अंदर तक उसका देख सकते हो भाई कि क्या क्या पोर्शंस। अब देखो क्या होगा, आप लोगों ने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रखे हैं मान लो, ठीक है। क्वेश्चंस करने पे क्या होगा, क्वेश्चन हमेशा कैसे होते हैं? मिक्स फॉर्म में। मिक्स फॉर्म का मतलब होता है मतलब खिचड़ी बनी हुई होती है। अब उस खिचड़ी के अंदर अगर आपको यही नहीं पता होगा कि वो आप पढ़ क्या रहे हो, है ना, तो इसीलिए सिलेबस पता होना चाहिए ताकि हमें समझ आए वो क्वेश्चन कहाँ से आया है, कहाँ से उठ के आया है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हमारा फीडबैक से बनता है। इसी के अंदर हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक ओरल, मैं बोल रही हूँ, रिटन, मैं लिख रही हूँ, आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो। बॉडी लैंग्वेज, जब आपकी टीचर आपको पढ़ाती है तो आप उनकी आंखों से डरते हो। आप अगर बात कर रहे हो तो वो हल्का सा घूर दे तो आप शांत हो जाते हो। अगर आपने कहीं जाना हो, आप उनसे बोल के बोलते हो तो वो कई बार आपको जवाब नहीं देती, सीधा अपना सिर हिला देती है। सो ये सब चीज़ें क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज होती है। फिर हैंडलिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को हैंडल करना। अब कम्युनिकेशन को संभाल के रखने वाली चीज़ है, बट हाँ है, क्योंकि कम्युनिकेशन को भी हमें संभाल के यूज़ करना चाहिए। होता है ना कि शब्द जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी बात को करने के लिए। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या बताया था बैरियर्स मैंने? क्या क्या रुकावट है, क्या क्या रुकावट। बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो कम्युनिकेशन के अंदर अच्छा बताना अभी क्या रुकावट थी कि उसका ज्वाइन नहीं हुआ रेहाना का? यस, नेटवर्क इशू था, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम थी। तो क्या ये भी हमारा बैरियर है कम्युनिकेशन में? है, बिल्कुल है। तो इसी तरीके से आपने देखना, पीछे कोई आवाज़ आ रही है, किसी ने बुला लिया, मेरी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, सब चीज़ें हमारी क्या है? रुकावट, बैरियर्स। जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे कि अलग अलग कौन कौन से होते हैं। फिर है लिसनिंग टूल्स एंड स्पीकिंग टूल्स। भाई आप सुन पा रहे हो या मैं बोल पा रही हूँ, अब आवाज़ भी सही से हो। अब मान लो फ़ोन में ख़राब हो, ईयरफोन्स ख़राब हो तो आवाज़ ख़राब आती है, ठीक है। ऐसे ही लिसनिंग टूल जिससे आप सुन सकें, उन सब का क्या महत्व होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बताओगे क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? कोई बताएगा क्या होता है? सोचो थोड़ा सा, क्या क्या हो सकता है? नॉन मतलब देखो, वर्बल पता था बोल के, तो नॉन वर्बल मतलब बिना बोले आपकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो क्या आएगी? नॉन वर्बल, हाव भाव, बिल्कुल हाव भाव। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, और उसकी इन सब चीज़ों की भाई ज़रूरत कहाँ कहाँ होती है ये तो आपने पहले ही बता दिया कि मैम हम इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन, और सिर्फ कम्युनिकेशन मतलब तो बातचीत करना, साथ के साथ लिसनिंग स्किल्स भी होनी चाहिए भाई, कि आप सुनोगे, समझोगे,
तभी तो रिप्लाई कर पाओगे, और रिप्लाई भी हमें कैसा करना है, इफेक्टिव रिप्लाई करना है। इज दैट क्लियर? इसके बाद आगे हम देखते हैं बेसिक एसेंशियल ग्रामर, यूजेस ऑफ टेंसेस एंड टाइप्स ऑफ रिज्यूमे। अब टेंस की क्या ज़रूरत है यहाँ बताना, या ग्रामर की क्या ज़रूरत है। अब एसेंशियल ग्रामर में क्या आ जाता है, मान लो आपका नाउन, आपका प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा, और क्या आ जाता है आपका टेंस के अंदर, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है, फ्यूचर टेंस। तो बताओ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हिंदी में तो आपको पता है कि मैंने ये काम किया था बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है ये सब चीज़ें आपको पता होना। कम्युनिकेट कर रहे हैं आज के टाइम में, हमें इंग्लिश में भी उतना ही इंटरेक्टिव रहना चाहिए। आप ही सोचो, आपकी कोई टीचर आए और शुद्ध हिंदी में बोल के चली जाए, आप लोगों को भी नहीं समझ में आ पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो एरा है, आज का जो समय है, उसके अंदर हमें थोड़ा सा ग्रूम्ड रहना चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिज्यूम, रिज्यूम की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? रिज्यूम बनाना बताया अभी तक? रिज्यूम को, रिज्यूम में ही आप सीवी लिखते हो, उसको करिकुलम वाइटा, ठीक है, कि भाई सारा का सारा आप किसी भी जॉब के लिए, किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए जब भी आप सीवी उसके हिसाब से बनाते हो, तो आपका कॉर्पोरेट वर्ड हो गया या इस तरह से हो गया, वहाँ पर हम सीवी बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये भी हम बनाएंगे। उसके बाद आता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। भाई क्यों ऐसा है? आप देखते हो, जब भी आप अपने टीचर्स को देखते हो, एक अलग सी पर्सनैलिटी उनकी झलकती है, एक अलग सा उनका दृश्य, मतलब वो ऐसा नहीं, वो टीचर ही लगती है। क्यों? क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट, आप लोग चाहे बीइंग अ स्टूडेंट कैसे ही रह लो, लेकिन जब टीचर बनने की बारी आती है तो एक चीज़, एक बॉडी लैंग्वेज के अंदर, एक अपने अंदर एक अलग सी बात आ जाती है। वो अलग सी बात क्या होती है? थोड़ा सा आपको सीरियसनेस भी लगती है ना? और क्या लगता है? सीरियसनेस लगती है, और क्या लगता है? एक ऐसी फीलिंग आती है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबल लगता है। साथ के साथ आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। तो सेल्फ को कैसे मैनेज करते हैं, अपने आप की, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपना क्रिटिसिज्म, अपने आप को डिसिप्लिन में कैसे रखते हैं। अच्छा, कोई बताएगा स्वॉट एनालिसिस, SWOT की फुल फॉर्म क्या होती है? एबल टू लर्न सेल्फ एंड मैनेजिंग सेल्फ। खुद, सेल्फ मतलब खुद, बीइंग अ पर्सन, आप खुद को कैसे मैनेज करके रखते हो, कैसे संवार के, संभल के, और कैसे। अब एक चीज़ की ना, मैंने बहुत पहले आपसे एक बात पूछी थी कि सपोज़ मैं 6 साल पहले से पढ़ा रही हूँ, तो 6 साल पहले मेरी जैसे टीचिंग थी, क्या आज वो टीचिंग चेंज होगी उसमें, उस तरीके में? बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपीरियंस हो जाता है। तो सेम एज अब भी मैं समझ रही हूँ, अब भी मैं लर्न कर रही हूँ। लर्न करना सिर्फ पढ़ाई नहीं, पर पढ़ना कैसे है, पढ़ाना कैसे है, और नई बातें। तो या इसका क्या मतलब है कि जो ये एक लर्निंग प्रोसेस है ना हमारा, ये हमारा लाइफ टाइम होता है, ये हमारा लाइफ टाइम होता है भाई, कभी भी नहीं रुकता, हमेशा लर्निंग प्रोसेस चालू रहता है। फिर आता है मोटिवेशन एंड इमेज बिल्डिंग टेक्निक एंड एबल टू थिंक वन सेल्फ। क्या आप अपने इंस्ट्रक्टर से मोटिवेट होते हो? बिल्कुल। इमेज बिल्ड होती है, अब आपको अपनी इमेज भी बना के रखनी होती है बीइंग एन इंस्ट्रक्टर, और उसकी टेक्निक सीखेंगे। भाई अभी तक तो आप लोगों ने अपने ट्रेड का समझ लिया, ये भी समझा कि पढ़ना कैसे है, लेकिन साथ के साथ खुद को मेंटेन कैसे रखना है, इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ थी हमारी? कम्युनिकेशन में और लिसनिंग स्किल्स के अंदर। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन। पर्सनल ग्रूमिंग मतलब खुद का, ओन सेल्फ, अपने बारे में पूरा का पूरा अच्छे से ध्यान रखना। अपने हाइजीन का मतलब क्या चीज़ होती है कि भाई आप अच्छे कपड़े पहनो, यस, साफ सफाई, बिल्कुल। तो प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ, खुद को दिखाना बाकी लोगों को। कलर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रेसेस, आपने देखा होगा टीचर्स बहुत भड़कीले कपड़े नहीं पहनते, एक सोबर से, एक अच्छे से, इस तरह के वो कपड़े ज़्यादा वियर करते हैं, ठीक है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्रेसिंग, मतलब फॉर्मली जब आप लोग इंस्टीट्यूट में आते हो तब कैसे कपड़े पहनने हैं, और जब बाहर होते हो तब कैसे पहनने हैं, या फिर कोई ओकेज़न हो तब कैसे पहनने हैं, ये सब चीज़ें। फिर आता है पर्सनल क्लीनिंग एंड हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई का ध्यान।
फिर मेन्यू फॉर डिफरेंट एजेस, मेन्यू मतलब क्या कि भाई खाना, फूड की बात हो रही है यहाँ पर, मेन्यू प्लानिंग, ठीक है। और प्रिकॉशंस टू बी टेकन ऑन हेल्थ, किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप क्या ना हो, बीमार ना पड़ जाओ, ठीक है। फिर टेक्निक्स ऑफ अटेंडिंग इंटरव्यूज़, भाई अब आपने इंटरव्यू की भी बात करनी है क्योंकि इंटरव्यू भी देने जाना है ना, क्योंकि अभी हमने रिज्यूम भी बनाने की बात उन्होंने आगे बोली थी, तो इंटरव्यू और उसके टाइप्स की बात करेंगे। फिर प्रिपरेशन फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे खुद को, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू कोई बताएगा क्या होता है? आप लोगों के मॉक टेस्ट होते हैं ना, मॉक टेस्ट क्या, वो वाला मतलब नहीं है जो तुम बोल रहे हो यहाँ पर। मॉक टेस्ट का मतलब है कि भाई फाइनल पेपर देने से पहले एक आपका प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस बोल सकते हो आप, प्रैक्टिस के लिए एक पेपर देते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को जो अपना मॉक टेस्ट है वो कैसे मिलेंगे नीमी की साइट पे, ठीक है। तो इसी तरीके से मॉक इंटरव्यू भी होते हैं। भाई आप मान लो मेरे अंडर आए तो मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ और आप मुझे इंटरव्यू दे रहे हो, ये एक टेस्ट हो गया ना, प्रैक्टिस हो गई, भाई प्रैक्टिस करनी है हमने, प्रैक्टिस इंटरव्यू हो गया ये, ठीक है। उसके बाद स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू के कितने स्टेजेस होते हैं एंड डूज एंड डोंट्स इन एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू में क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्लियर। फिर आता है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मतलब देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि जब हम क्लास लेते हैं तो आप और मैसेज के थ्रू या फिर बोलने के थ्रू क्या करते हैं, हम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें मैं जब कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो आप लोग अलग अलग जवाब देते हो, फिर मैं कॉम्बिनेशन में एक सही आंसर देती हूँ, तो आपको उस बंदे को भी पता चल जाता है भाई सही आंसर क्या होगा। अलग अलग जब हम पढ़ाते हैं इंडिविजुअल किसी भी को भी, तो उतना ज़्यादा आपका दिमाग नहीं चल पाता जितना ग्रुप में चलता है। तो मेन हम पढ़ेंगे कि हमारे एम क्या होते हैं, ज़रूरत क्या होती है हमारी ग्रुप डिस्कशन की, और ग्रुप डिस्कशन में सेट ऑफ अप ग्रुप्स, ग्रुप को कैसे बनाना होता है, कैसे प्लान करना होता है, लीडर का क्या रोल होता है और रिपोर्ट कैसे बनती है। अब देखो भाई एक ग्रुप है मान लो, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर 10 बच्चे हैं, तो उन 10 का कोई लीडर भी तो होगा, यस, जो उनको देखेगा। होता है ना, क्लास में एक मॉनिटर होता था, स्कूल में थे जब हम, यहाँ पर भी एक क्लास CR बोलते हैं, CR मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, आप लोगों के भी यहाँ पर क्लास में होगा। तो इसी तरीके से ग्रुप डिस्कशन देखेंगे क्या होता है। फिर आ जाता है 9th पॉइंट आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। भाई समय तो बहुत ही ज़रूरी है, तो आपकी अटेंडेंस कैसे आपने देखनी है, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, क्वालिटी एंड प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम से मतलब क्या है कि जितना समय मैं लगा रही हूँ उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और उसमें से कुछ ना कुछ। अब देखो मैं अभी आपको क्लास पढ़ा रही हूँ, क्या मैं व्यर्थ में क्लास पढ़ा रही हूँ? यस और नो? पढ़ा रही ना व्यर्थ में, तो ये क्या कर रही हूँ, ये प्रोडक्टिव टाइम है, मतलब इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए इसलिए पढ़ा रही हूँ, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रही हूँ, कोई टाइम पास वाला बात नहीं कर रहे हैं। तो जितना भी समय आप करते हो वो आप मैनेज करके चलते हो, ताकि आपका सारा का सारा जितना भी समय आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए लगा रहे हो उसका कोई ना कोई रिजल्ट निकले, और रिजल्ट कैसा हो, पॉजिटिव हो। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है? फिर आ जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। बताओगे क्या होता है ये? किसी को पता है? और क्यों पढ़ रहे? इसने बोला अभी कि भाई बिजनेस करना, तो इसका मतलब क्या है, जब आप स्किल को पा लेते हो, अपनी स्किल को डेवलप कर लेते हो, तो भाई व्यर्थ करने के लिए तो नहीं करते, उससे आप क्या करना चाहते हो, अर्न करना चाहते हो। तो आप भी क्या सोचोगे कि कोई भी स्मॉल स्केल तो इंडस्ट्री में चालू ही कर लूँ, बड़े में ज़्यादा लागत करके पैसा नहीं लगा सकते। तो सेम एज यहाँ पर पता चलेगा कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं। एंटरप्रेन्योर मतलब जो कोई भी काम करे अपना। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, काम करना। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब सोसाइटी में पैसे की डेवलपमेंट किस तरह से की जा सकती है, ये सब। और अभी मैंने स्मॉल स्केल बोला, तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया डेफिनेशन ऑफ टाइनी, स्मॉल एंड एंसिलरी इंडस्ट्रीज। मतलब क्या हुआ भाई, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। अब इंडस्ट्री ये बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक ज़रूरी नहीं है कि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो, है ना, छोटी इंडस्ट्री भी
चल सकती है। एंसिलरी का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। सेकेंडरी भाई एक काम आप कर रहे हो साथ के साथ ये भी शुरू कर सकते हैं। अर्निंग हैंड है ना, अपने अर्निंग हैंड्स को बढ़ाने के लिए, अपनी अर्निंग को क्या करने के लिए? इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इंसेंटिव्स एंड फैसिलिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, मतलब आपकी कोई एंटरप्राइज किसको बोलते हैं? किसी भी फर्म को बोलते हैं, किसी भी फर्म को बोलते हैं हम एंटरप्राइज, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसी के अंदर हमारा क्या आएगा? एंटरप्रेन्योर के अंदर ही हम देखते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन बेस्ड ऑन डिमांड, रिसोर्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। भाई देखो, अब जब भी आप अपनी कोई इंडस्ट्री खोलोगे तो आप उस इंडस्ट्री में क्या करोगे? प्रोडक्ट बनाओगे। अब आप लोग ड्रेस मेकिंग के स्टूडेंट हो, डीएम के, तो आप लोग क्या काम करते हो? कपड़ा स्टिच करना, ड्राफ्टिंग करनी, है ना। मेन क्या है? गारमेंट कंस्ट्रक्शन। तो क्या बनाओगे आप लोग? बुटीक खोलोगे मान लो, है ना। सपोज आपने बुटीक खोला, तो अब उस बुटीक को खोलते हुए आप प्रोडक्ट को भी तो सिलेक्ट करोगे ना, कि आप जेंट्स का बुटीक खोलोगे, लेडीज का खोलोगे, बच्चों के गारमेंट्स बनाओगे, या कैसे गारमेंट्स बनाओगे? यस और नो? यस, यही तो वो मतलब है कि प्रोडक्ट को सिलेक्ट। फिर रिसोर्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब जब आप किसी चीज़ को लेते हो, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री वाइज बोलते हैं, जब हम सामान मंगवाते हैं या दूसरी जगह भी निर्यात। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर भी तो हम यही देखेंगे ना भाई, हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पर मार्केट की डिमांड क्या है, वहाँ पर हमारे खरीदता कौन है? कंज्यूमर, उपभोक्ता कौन है, उसी के हिसाब से हम देखेंगे। फिर हम प्लान भी करेंगे एंटरप्राइज का पूरा हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। हमने मैनेजमेंट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था ना कि पहले प्लानिंग होती है, फिर हमारी किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन या फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है। यस, पढ़ा था। अभी लेसन प्लान भी हमने पीओटी में पढ़े थे, उसमें भी सबसे पहले क्या था? प्लान। तो प्लानिंग हमेशा है। कंटेंट्स ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट चेंज भी हो सकती है समय के अनुसार, ज़रूरतों के हिसाब, ऐसा नहीं है, फिक्स नहीं होती। प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसको आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। भाई अब पूरी की पूरी हमने किसी भी चीज़ की, अच्छा एक बात बताओ, एक ही तरह का सूट और सलवार, सिर्फ एक ही तरह का सिंपल ही बनाओगे तो काम चलेगा? सिर्फ सूट और सलवार सिंपल, आपको वैरायटी लानी पड़ेगी। तो एक आपको उसमें देखना पड़ेगा, चाहे आप सूट सलवार बनाओ, लेकिन आप बोलो किसी तरह का भी सूट सलवार बनवा लो, चाहे धोती बनवा लो, चाहे पजामी बनवा लो, चाहे प्लाजो बनवा लो, चाहे पैंट्स बनवा लो, चाहे पटियाला बनवा लो, कलीदार बनवा लो। तो मतलब आपको प्रोडक्ट को डेवलप करना है, आपको डिज़ाइंस देखने हैं क्या क्या होंगे। तो ये सब हमारे कहाँ पर आता है? एंटरप्रेन्योर पे आता है। एंटरप्रेन्योर मतलब अपना बिजनेस कैसे सेटअप करना है, ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। अब देखो भाई, आप लोगों ने अगर VCS पढ़ा कि उसमें क्या लिखा था? वोकेशनल। समझा दिया मैंने पूरा वोकेशनल आप लोगों को कि क्या क्या होता है। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की, ठीक है। ऐसे ही नहीं नाम दिए होते, सारे जो नाम आपके सब्जेक्ट्स के दिए होते हैं किसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दिए जाते हैं। तो अब कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा आपका? बेसिक कैलकुलेशंस, ठीक है। जैसे मेंस्यूरेशन, क्या चीज़ होती है? इंट्रोडक्शन, पैरामीटर, एरिया ऑफ रेगुलर शेप्स, ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल। भाई एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एक ट्रायंगल का, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में इनके आपके कैसे होंगे मैथमेटिकल क्वेश्चंस, जो आपके स्कूल स्टूडेंट्स के होते हैं ना, कितने तक के, 8th तक के, क्लास 8 तक के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चंस होंगे। आप लोगों के बच्चे होंगे, उनकी किताबें जो NCERT होती है ना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट आएंगी। यस, बेसिक मैथमेटिक्स पूरा का पूरा। और बहुत ऐसा नहीं होता, देखो हवा बनाना चाहो तो कितना ही बना लो, लेकिन जब क्रम से इस चीज़ को सीखने समझने लगेंगे तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, ठीक है। और इसके लिए हम प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे? साथ के साथ क्वेश्चंस करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस दे रखी हैं, है ना, इन्होंने ही। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटी, एक तो होता है देखो क्वालिटी, और एक होता है क्वांटिटी। फर्क बताओगे? एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। ये तो हमें विशेषता बता देता है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स बता देता है। और ये हमें क्या बताता है? मात्रा।
तो यहाँ पर भी हमने सारी चीज़ें मात्रा वाली देखनी है भाई। स्पीड, एज, हाइट, रेशो, परसेंटेज, वेट एंड प्राइस। होता है ना, एक जना इतनी दूर इतने किलोमीटर तक भागा, तो अगर उसको कितने किलोमीटर और भागना पड़ेगा, या बच्चे की उम्र 7 साल है और उसके पापा की उम्र 2 गुना 7 साल है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हाइट, रेशियो, परसेंटेज, इस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। फिर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर क्या चीज़ आता है भाई आपका, इसीलिए ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं सिलेबस समझा रही हूँ, वरना जो पीछे हमने पीओटी कर लिए है, पीओटी के हमारे 6 यूनिट्स हो गए हैं, उसका हमने सिलेबस नहीं डिस्कस किया था पहले। ट्रेड थ्योरी कंप्लीट हो गई है लेकिन उसका सिलेबस नहीं डिस्कस किया, लेकिन इसका सिलेबस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाता है नंबर सिस्टम। अच्छा, इसमें कन्वर्जन्स होती है, ये मैं ये करके ही बताया आप लोगों को ना तो समझ आएगा और ना बताया ही नहीं जाएगा इस तरीके से। तो ये थोड़ी सी कन्वर्जन होती है, इसके लिए सिर्फ 5 से 7 कुछ फार्मूलाज होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, वो करेंगे, उसकी तो रेगुलर ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम मैथ खत्म, लेकिन ज़्यादा नहीं खत्म, थोड़ा सा खत्म। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो भाई, साइंस का मतलब मैं हमेशा क्या बोलती हूँ, साइंस है तो लॉजिक है ना, तो ऐसे ही ये लॉजिक है। जैसे आप लोग हम देखते हैं, मैं आप लोगों को एक और चीज़ भेजती हूँ, अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो कुछ क्वेश्चंस भेजती हूँ जो अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ वाले होते हैं, है ना, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़, कोड्स, तो उन सब चीज़ों का हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके प्रिंसिपल्स और उसके टाइप्स पढ़ेंगे। साथ के साथ डाटा इंटरप्रिटेशन। देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं हम DI। इसके अंदर ना सिर्फ 3 फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। एक टेबल आता है, टेबल मतलब कोई भी चार्ट दे दिया, मान लो कोई ग्राफ दे दिया, और इस ग्राफ से रिलेटेड ना 5 क्वेश्चंस दे देते हैं, 5 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, कितने भी दे सकते हैं। तो ये सिर्फ 3 फॉर्मूले हर क्वेश्चन में, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस में लग सकते हैं, फॉर्मूले 3 ही है, लगाने आने चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, क्लियर, ठीक है। ये देखो, अभी मैंने ग्राफ बोला था ना, तो यहाँ इन्होंने दे रखा है या तो बेसिक ग्राफ, बार ग्राफ, पाई लाइन और पाई चार्ट। पाई चार्ट ऐसे गोला आप लोगों ने देखा होगा, गोला होता है भाई, ये ऐसे लिख देते हैं, ये 20% है, कभी देखा है, ये लिख देते हैं 60% है, देखा है ना, और ये भी 20% है। इस तरीके से भी पूरा 100% हो गया, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर जी पूरा का पूरा जी यहाँ पर साइंस आ गई, इन लोगों ने साइंस यहाँ पर ला दी। क्या है साइंस के अंदर, कैलकुलेशंस भी देख लिया। साइंस में क्या है, बायोमास, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, जैसे आपकी सनलाइट, क्या बोलते हैं उसको, सोलर एनर्जी, मिलती रहती है बार बार, खत्म तो नहीं होती। यस मैम। तो वो सब पढ़ेंगे। विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ऐसे ही फॉसिल फ्यूल, आपका पेट्रोलियम, ऑयल और पेट्रोलियम, ये सब पढ़ेंगे। बायोगैस, सोलर, और पब्लिक अवेयरनेस। पब्लिक अवेयरनेस मतलब कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन कैसे कैसे होनी चाहिए भाई, गंद नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक को नहीं फेंकना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए, ये सब बातें होंगी इसमें। क्लियर है, बताओ, इतना क्लियर है? ये पूरा है, हम देखेंगे कि भाई किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम उन टॉपिक्स को पहले लेंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ डर वाले टॉपिक से डर के ख़त्म नहीं करेंगे, उसको टच तो एटलीस्ट करेंगे, वो बाद में रहेगा कि अंत तक आपको कितना याद रहता है, ठीक है। पर रिवीजन पूरी की पूरी करेंगे, मतलब क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड। अब एक छोटा सा इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करते हैं। ये आप लोगों को क्या लग रहा है, अब बहुत सिर आप लोगों ने खपा लिया, थोड़ा सा अच्छा सा देखते हैं क्या है। तो बेसिकली क्या आप इसको लीडर बोल सकते हो? यस मैम, लीडर। यस मैम। और इनको फॉलोअर्स बोल सकते हो? यस मैम। प्रोसेस कौन सा है ये, किस तरह का प्रोसेस? कम्युनिकेट कर रहा है exactly. लोगों को, और लोग उससे, हाँ, लोग उससे मतलब इम्प्रेस हो रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस है, लिमिटेड लोग हैं तो क्या कहलाएगा, कौन सा कम्युनिकेशन है ये, सोचो थोड़ा सा।
टू वे तो है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन, यस मैम। ग्रुप कम्युनिकेशन है, क्योंकि अभी तो ये बोल रहा है, ये सब सुन रहे हैं, और इतने सारे लोग अगर बोलेंगे और ये अकेला सुने, जरूरी नहीं है ना, ठीक है ना। तो मेन हम बहुत लॉजिकली नहीं जा रहे अभी, बिल्कुल अंदर तक नहीं जा रहे, अभी बेसिक सोच रहे हैं, अपने दिमाग को इसके लिए एक्टिव करें, क्योंकि देखो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग से भी अलग है और आपके ट्रेड थ्योरी से भी अलग है। यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है, ये भी स्पीकर है, दिख नहीं रहा पर है तो ना, ये देखो ये बोल रहा है, यूट्यूब, आइडियाज, यस मैम। फोन, सर्च, मतलब क्या है, Yes, ma'am. इंफॉर्मेशन मिल रही है, जरूरी नहीं है बोल के ही मिले, जरूरी नहीं है, हमारी ओरल भी मिल सकती है, रिटन भी मिल सकती है, वर्बल भी, नॉन वर्बल भी, है ना, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस है ये भी, है ना। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, देखो कल जब हम इसकी थ्योरी के साथ पूरा पढ़ेंगे तो ये फोटोज दिमाग में ज्यादा अच्छे से रहेंगी। ये कौन है, सेंडर मतलब जो भेज रहा है, ये कौन है, रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब सेंडर, अब जैसे आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो तो आप क्या करते हो, हेलो लिखते हो, हेलो हाउ आर यू, आपने ये लिखा, ठीक है। यहाँ पर फोन लाइन है तो यहाँ पर हमने लिख दिया आपका मोबाइल मीडियम है, ठीक है। अब एनकोडर क्या करता है, कोड्स में बदल देता है, क्या करता है, कोड में। अब देखो आपके फोन को तो नहीं पता ना कि लैंग्वेज क्या बोल रहे हो आप, लेकिन सेट है हमारा कोई चीज़, तो अब मोबाइल के थ्रू वो क्या हो जाता है, रिसीवर तक पहुंचता है, तो रिसीवर उसको क्या करता है, उन कोड्स को ही कलेक्ट करता है, लेकिन वर्ड्स बना के आपके रिसीवर तक पहुंचाता है, और रिसीवर फिर क्या करता है, उसको समझ लेता है। इज दैट क्लियर? अभी सिंपल वन वे प्रोसेस बता रही हूँ मैं आपको, कि जो भी सेंड कर रहा है, जो भी एक बात को भेज रहा है, वो लैंग्वेज नहीं जाती, वो लैंग्वेज कोड्स की भाषा में एक मीडियम के थ्रू, मीडियम को मैं एक और वर्ड भी बोलती हूँ, बताओगे? माध्यम मैम। यस, माध्यम, चैनल वर्ड, हाँ माध्यम, बिल्कुल। तो भाई आपके एक माध्यम से जो कोड्स मिलेंगे, उसको कोड्स ही पहले, लेकिन हमारी सुविधा के हिसाब से वो कोड्स शब्दों में बदल दिए जाएंगे। तो देखो जब हमारे वर्ड्स कोड्स में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनकोडर। और जब हमारे कोड्स वर्ड्स में बदलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीकोडर। इज दैट क्लियर? यस मैम। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। फोटोज ही याद रखनी है, क्योंकि देखो सबसे अच्छी बात क्या है, क्वेश्चंस कैसे हैं, एमसीक्यू। एक चीज क्या बोलती हूँ हमेशा आप लोगों को एमसीक्यू में, एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो यहाँ पर भी आपको बस समझ लो, समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी चीजें रट्टे की है, तो ये रटना हमने है नहीं, सिर्फ समझना है। अब यहाँ पर एक और बात बोल रहे हैं ये, कि भाई 4 की कंपोनेंट्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अभी हमने बताया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी, जब फीडबैक होगी। तो अब 4 महत्वपूर्ण चीज क्या है भाई, चीज हमारी क्या होनी चाहिए, मैसेज। मेनली हमारा क्या होता है, मैसेज कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ, शॉर्ट बोल सकते हैं इसको, और टाइमली, जब आपको समय पे चाहिए हो उसी समय पे मिले।
समझ आई? याद है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि आप सब एक रो में खड़े हैं और मैंने एक के कान में कुछ कहा, तो वो इसको बोलेगी, वो इसको बोलेगी, वो इसको बोलेगी, वो इसको और वो इसको। Yes, तो ma'am. जब ये बंदा Yes. वो मैसेज को बताएगा कि भाई ये मैसेज था सो एंड सो, तो वो इस वाले से जो मैंने पहले को बताया था उससे डिफरेंट निकलेगा, है ना? तो इसीलिए Yes, ma'am. हर चीज मैम सबके कहने का अलग अलग तरीका होता है। तरीका अलग होता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारे मेन कंपोनेंट्स क्या है? मैसेज हमेशा कंप्लीट, क्लियर, ब्रीफ और टाइम पे होना चाहिए। ऐसे ही आप लोगों ने एक और चीज़ देखी है, हम ना बहुत बार पढ़ते हैं कि इतने आर्स है, इतने कुछ है। ऐसे ही ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, याद करो, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक Yes, ma'am. रेहाना ने शायद पूछा था कि मैम वो सी वाला नहीं समझ में आया, इन्फॉर्मेशन, है ना? हाँ, कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए। कॉन्शियस मतलब भाई होशो हवास में। कंसीडरेशन, कंसीडर करने वाला होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, कंक्रीट, स्पष्ट होना चाहिए। कर्टियस, सही तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, सॉफ्टली, वो बात ऐसा नहीं है भाई बहुत चिल्ला के बोल दिया, कुछ बोल दी, ढंग से, और करेक्ट होना चाहिए। तो गाइज ये क्या है? 7 चीज़ें हैं जो सी से शुरू हो रही हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंट है ये, यस मैम। कैसे भी याद कर लो, पर याद कर लो, ठीक है? फिर इसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, बार बार वही इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि वही है हमारा। कैसा होना चाहिए? क्विक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई अगर बातचीत सही है, आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है, आपने कोई मेरे से क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, तो मैं उसको सॉल्व कर देती हूँ। यस और नो? क्यों? क्योंकि हमारे बीच जो Yes, ma'am. बातचीत हो रही है वो इफेक्टिव हो रही है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेथड। भाई अगर बातचीत अच्छी होगी तो डिसीजन भी अच्छा हो सकेगा। मोर प्रोडक्टिविटी, फिर वही बात है, अगर बातचीत अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी, समय का भी महत्वपूर्ण योगदान हो रहा होगा, काम भी हम प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। कंसिस्टेंट इन द वर्क फ्लो, बातचीत अच्छी है, हर कुछ अच्छा है, तो काम भी तो प्रॉपर तरीके से चलेगा। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप, आपस में मतभेद ही नहीं होगा क्योंकि हर चीज़ क्या है, हमें क्लियर है, बात हर स्पष्ट है। बेटर कंट्रोल, अच्छे से कंट्रोल होगा हर काम पे। एडवांस्ड प्रोफेशनल इमेज, आपकी जो दृष्टिकोण है, आपका जो इमेज है वो अच्छी बनेगी। बेटर रिस्पॉन्स फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, जितने लोग भी आपस में जुड़े हुए हैं, जब आप कोई भी बात ढंग से करोगे तो उनका रिस्पॉन्स, उनका रिएक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर? सबको क्लियर है अच्छे से? Yes, ma'am. ठीक है, मैम एक बार और बता दीजिए। बिल्कुल एक बार और बताते हैं। देखो क्या चीज़ है, अब इसको ना एक और तरीके से सोच के बताते हैं। देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, मेरे को ना बातचीत बहुत अच्छे से करनी है, इफेक्टिवली करनी है। इफेक्टिवली करनी मतलब क्या है? जो 2 लोग हैं, हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी और मेरी, हम रोज़ क्लास करते हैं। क्लास में मैं जब पूरा समझाती हूँ तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ। तो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन नहीं पूछती, पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई आपको समझ आया नहीं आया, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड करते हो। जो आप, जैसे अभी आपने पूछा कि मैम ये दोबारा बता दो, इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं आपको इसमें क्लियर नहीं था, तो दोबारा समझना चाहते थे। तो जब हमने वो बातचीत सही कर ली, प्रॉपर तरीके से हमें समझ में आ गया कंसेप्ट, तो किसी भी प्रॉब्लम को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब 1 बाय 1 दोबारा चल रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आप दोबारा सॉल्व कर सकते हो। डिसीजन उसके हिसाब से ले सकते हो। मान लो आपका एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आप डिसाइड कर सकते हो ना, मैम ने ऐसे बताया था तो ये आंसर होगा। प्रोडक्टिव मतलब आपके नंबर ज़्यादा आएंगे, प्रोडक्टिव हो गया ना नंबर ज़्यादा आना। कंसिस्टेंट इन वर्क, जब आपको कल का काम पर अच्छे से समझ आ गया, मान लो आज का आपको समझ आ गया, टुडे का, तो क्या आपको कल का, टुमारो का अच्छे से समझ आएगा? यस। हम लोगों का रिलेशनशिप कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा ना। भाई ये मैडम से तो पूछो तो ये समझा देती है। यस। बेटर कंट्रोल, मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे करना है, या आप मुझे बोलोगे कि मैम ये करो, तो कंट्रोल हो गया ना हमारी सिचुएशन का। यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं हो रही ना कोई भी, जैसे क्लास में नहीं किसी को समझ आया तो शोर मचा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। अच्छा, एडवांस प्रोफेशनल इमेज, यहाँ पर जब हर चीज़
क्लियर हो गई। तो एक इमेज क्या बनी दोनों चीज़ों के लिए, देखो आपकी मेरे लिए और मेरी आपके लिए। मेरे को ये लगा ना कि हाँ इस तरीके से बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, और आप क्या सोचोगे भाई ये मैडम जो समझाती है वो सही से समझ आ जाता है। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स अभी हमारे ले रही हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट और अ टीचर, ठीक है ना। उसके बाद बेटर रिस्पॉन्स, अब हर चीज़ का रिस्पॉन्स भी कैसा होगा, वो भी बहुत अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा, बेटर होगा। तो मतलब जहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुई, जहाँ कम्युनिकेशन अच्छी हुई, वहाँ सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखो शुरू में हमने ना एक चीज़ बताई आपको, मैंने कहा था कि अभी मैं सिंगल बता रही हूँ, आपको फीडबैक का नहीं बता रही, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ बताना था। अब देखो यहाँ पर मान लो मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं हूँ, मैंने आप लोगों को एनकोड किया, मैंने आप लोगों को कुछ बोला, एनकोड हुआ, क्योंकि ये चीज़ कोड्स की लैंग्वेज में मैसेज जो था वो नॉइस। अच्छा यहाँ पर नॉइस क्या है, जैसे पीछे से इंटरनेट प्रॉब्लम, पीछे से आपके बच्चे बोल रहे हैं जैसे, है ना, तो मतलब क्या हो गया, चिल्ड्रंस नॉइस। किसी के घर टीवी चल रहा हो, मान लो किसी के घर कपड़े धुल रहे हो, किसी के घर बर्तन साफ हो रहे हो, वो सब चीज़ें बाहर की। फिर यहाँ पर दोबारा ये कोड क्या होगा, वर्ड्स में बदल जाएगा, और आप लोगों को सुन जाता है, स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब आप लोग मुझे क्या दोगे, फीडबैक। फीडबैक मतलब रिस्पॉन्स। मैंने पूछा यस या नो, तो आपने बोला यस मैम, तो वो वर्ड क्या हुआ, दोबारा से कोड में तब्दील हुआ, नॉइस के साथ ही फिर से ये कोड्स क्या हुए, वर्ड्स में मेरे को मिल गए। अब बीच में चैनल क्या है, मीडियम क्या है, या तो मोबाइल फ़ोन है ना, टेलीफोन, लैपटॉप, मेल, कोई भी चीज़, ये सब चीज़ें क्या है, आपकी चैनल है। तो इस टाइम हम लोग क्लास कर रहे हैं किससे, गूगल मीट से, माध्यम है इंटरनेट कनेक्शन। यस और नो? यस मैम। तो अब Yes, समझ ma'am. आया कि भाई ये पूरा प्रोसेस, अभी किसी ने 2 वे प्रोसेस बोला था, 2 वे कम्युनिकेशन, अभी बहुत सारे होते हैं हमारे कम्युनिकेशन और भी, तो ये हो गया आपका 2 वे कम्युनिकेशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। बिल्कुल Yes, अच्छे ma'am. से। अब मुझे बताओ आज की क्लास का सारा समझ आ गया Yes, आप लोगों ma'am. को? बहुत अच्छे से। ये फोटो वाला सिस्टम ज़्यादा बढ़िया Yes, है ma'am. समझने में, है ना। तो ये मेनली आपका वोकेशनल कैलकुलेशंस और साइंस था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली VCS। ये हमारा मेन VCS था। बाकी का कल करते हैं, ठीक है। ओके बाय, Okay, ma'am. टेक केयर, गुड नाइट।